तो चलो, लास्ट हमने पढ़ लिया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। सारे रिसोर्सेस प्राइवेट सेक्टर के होंगे, गवर्नमेंट जैसा कुछ भी नहीं होगा। द ओनली मोटिव इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कैन सो कॉल्ड थिंक ऑफ। दे विल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होगी, और उनको वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि कंट्री इंडिया में जिस दिन सिर्फ अडानी और अंबानी बचेंगे, गवर्नमेंट जैसा कुछ भी नहीं होगा, दैट डे इंडिया विल बिकम व्हाट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। चलिए, तो ये सब हम पढ़ चुके थे। वी वर टू स्टार्ट विद मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने बोला था कि मेजॉरिटी जो हमारे फीचर्स होंगे वही मेरिट्स में आपको सेम मिलेंगे। तो सबसे पहला मेरिट आपको क्या नजर आ रहा है? अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। सिर्फ हेडिंग लिखनी है, एज आई सेड यस्टरडे ऑल्सो, कि आपके ये शॉर्ट नोट्स अपने आप पॉइंट वाइज रेडी हो जाएंगे। सो पुट द हेडिंग मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, और पहली मेरिट स्टार्ट करते हैं, विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। अब स्पिरिट का मतलब आत्मा मत समझ लीजिएगा, और एंटरप्राइज का मतलब ये मत समझिएगा बिजनेस की आत्मा। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज का मतलब हो गया कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सो कॉल्ड सबसे अच्छी बात ये होती है कि बिजनेसमैन आर एनकरेज। सर, हु इज गोइंग टू एनकरेज देम? सिर्फ एक चीज, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। उनको प्रॉफिट एनकरेज करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सो कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर काम करें। सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली वो फिर कोई डाइवर्सिफाई करेंगे अपनी एक्टिविटी को। तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज, दैट इज कंपटीशन, प्रॉफिट मेकिंग, रिस्क टेकिंग, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही होगा, सोशलिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। लिख दिया पहला पॉइंट सबने? सेकेंड चिल्ड्रन, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। सोच के चलिए कि गांधी जी ने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रमोट किस चीज को किया था? खादी को प्रमोट किया था। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कंट्री में टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ क्या है, कंट्री टेक्नोलॉजिकली कितनी स्ट्रांग है, इससे कोई मतलब नहीं था उनको। बिकॉज ही बिलीव कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो जो सुपर स्किल्ड होंगे उनको तो नौकरी मिलेगी, बट जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग होंगे, क्या उनको जॉब मिलेगा? नो। आज जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बोलते हैं बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज पीपल डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड स्किल। अब मान लीजिए कार की फैक्ट्री है, वहां सारी मशीनें रोबोटिक्स के हिसाब से चल रही हैं। तो जिस कार की फैक्ट्री में अभी तक 1000 लोगों की जरूरत होती थी, जहां पे सारा काम मैनुअली होता था, मशीन सिर्फ चीजों को लेफ्ट राइट पहुंचाने का काम करती थी। जब ये रोबोटिक्स और स्ट्रांग हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा आगे तक, तो अल्टीमेटली शायद हमको 1000 में से सिर्फ 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कितने जॉब्स कट हो जाएंगे चिल्ड्रन? अब इन 800 लोगों के पास दो काम होंगे, या तो ये नई टेक्निक सीख लें, और अगर ये नई टेक्निक नहीं सीखना चाहते तो ये आत्महत्या करेंगे जाके बेसिकली। तो जितने रिपीटेड जॉब्स होंगे, आई रिपीट चिल्ड्रन, जितने रिपीटेड जॉब्स होंगे, वो रिपीटेड जॉब्स का काम कौन करेगा? वो रिपीटेड जॉब्स का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। Profits and compete with other producers. 2. Incentive for technological progress. Producers have been motivated to develop new techniques of production so as to survive in the face of competition. आपको कोई आवाज आ रही थी अभी? आपकी तुषारवंश आवाज आ रही थी? Yes, sir. Was it my voice? सर, ये एलेक्सा आंटी No, sir. No. तो अल्टीमेटली ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है जो पीडीएफ रीडर का भी काम कर देता है। तो मैंने बस प्ले का बटन दबाया रीड लाउड पे, और जो कंटेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो इस कंप्यूटर एआई सिस्टम ने रीड करना स्टार्ट किया। तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में जो टीचर्स सिर्फ कंटेंट रीड करके बोलते हैं बस हो गया, बच्चा कहेगा सर ये काम तो हम भी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली अब रीडर्स की जरूरत नहीं है। ये तो आप भी रीड कर सकते हो। सपोज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या लिखा है? प्रोड्यूसर्स हैव बीन मोटिवेटेड टू डेवलप न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सो एज टू सर्वाइव इन द फेस ऑफ कंपटीशन। तो प्रोड्यूसर्स को बोला जाएगा कि आप ऐसी टेक्निक डेवलप करिए जो सिर्फ आपके पास हो, आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो। सर ये तो लिखा है, ये तो हम भी जानते हैं। व्हाट इज न्यू दैट यू कैन टेल अस? अननेसेसरी हमारा टाइम नंबर बात करें तो ये रीडिंग का काम तो ये ही कर देगा पूरा का पूरा, मेरा भी ये काम नहीं है। तो माय वर्क इज कि ये जो हेडिंग लिखी हुई है इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, इसका अल्टीमेट मीनिंग रियल लाइफ में क्या है? तो मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया, 1000 लोग फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे रोबोटिक्स जब स्ट्रांग हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा, तो 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी बच्चों, बट बाकी 800 लोगों का काम कौन कर देगा?
एआई उन 800 लोगों का काम कर देगा। जैसे ईमेल जब आ गया तो जो डाकिया घर घर चिट्ठी देने आता था उसका काम एकदम खत्म हो चुका है, वो अनएम्प्लॉयड हो चुका है। तो अब आने वाले टाइम में ऐसे एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से सीज टू एग्जिस्ट है, ये काम नहीं करेंगे। और कैपिटलिस्ट जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव एक होता है बच्चों, एंड व्हाट इज दैट मोटिव? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होगा? व्हेन ही और शी इज गोइंग टू अडैप्ट न्यू टेक्निक। मान लीजिए एक फोटोकॉपी की दुकान है और उसके पास 5 मशीनें हैं और दिन भर में वो 10,000 पेजेस जेरोक्स कर पाता है। बगल में एक नई दुकान आ गई, उन्होंने 2 मशीनें लगाई और ये दोनों मशीनें मिला के 25,000 पेजेस जेरोक्स कर पाती है बच्चों। तो फर्स्ट शॉपकीपर विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट और सेकंड शॉपकीपर चिल्ड्रन सेकंड वाला सर्वाइव करेगा, क्योंकि 2 मशीन यहाँ पे 25,000 पेजेस आउटपुट देती है और यहाँ पे 5 मशीन कितना आउटपुट देंगी? 10,000 पेजेस। इसने कम से कम 5 मशीन पे 5 लोगों को लगाया होगा और यहाँ पे 2 मशीन का काम 2 लोग से करा देगा। तो जितना आउटपुट यहाँ 2 लोग करेंगे उतना आउटपुट यहाँ पे 5 को करना। तो बेचारे के खर्चे ज्यादा है, इसका प्रॉफिट गिर जाएगा, तो अल्टीमेटली ये सक्सीड करेगा। तो अगर आप नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू ग्रो बेसिकली। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट आज जोमेटो से टाई अप नहीं करता बच्चों, क्या उसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी? नो। उसका होम डिलीवरी का अगर अपना खुद का सिस्टम है, बेचारा नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि दिन भर में कितने ऑर्डर्स डिलीवर होंगे? 10 या 15 ऑर्डर्स डिलीवर अलग अलग मोहल्लों में उन्हें। स्पीड भी चाहिए। उसने पता लगा 5 लड़के रख लिए ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, अब ये 5 लड़के कुल 15 ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो पर पर्सन डिलीवरीज ओनली 3 ऑर्डर। पता लगा उस लड़के की सैलरी इतनी है, जितना तो हमने कमाया नहीं उतना ज्यादा पैसा हमारा सैलरी में चला गया। तो अगर आपने रेस्टोरेंट सेटअप किया तो हैंड इन हैंड यू शुड टाई अप विद जोमेटो एंड स्विगी ऑल्सो। तो इस नई टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट करेगा वो तो रेस्टोरेंट चला ले जाएगा, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आएगा वो पिछड़ जाएगा। हैव पीपल हर्ड द नेम ऑफ चिल्ड्रन नोकिया? सबने सुना होगा इसका नाम। और सैमसंग का भी नाम सुना होगा। 1990s में बच्चों जब मोबाइल फोन प्रेवलेंट हुए इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, बेसिकली अमेरिका में तो थोड़े पहले आ चुके थे बट इंडिया में थोड़ा बाद में आए। तो वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर इन मोबाइल फोन्स वाज हुम? नोकिया बेसिकली। बट एज ऑफ टुडे हु इज द बेस्ट सेलर? सैमसंग। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं जो आपको ये समझा देगा कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया, सॉरी प्रोग्रेस, तो आप पीछे कैसे चले जाएंगे। सबसे पहले जब iOS लॉन्च हुआ तो ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन था ब्लैकबेरी के बाद। ब्लैकबेरी 1986 में लॉन्च हुआ था बेसिकली। तो ब्लैकबेरी बहुत बढ़िया था, सिक्योरिटी फीचर वगैरह वगैरह बड़ा भयंकर था। iOS ने उसको पिछाड़ दिया और उसके बाद हमारे गूगल चाचा चले आए और गूगल चाचा अल्टीमेटली लेके आए अपना एंड्रॉयड। और सबसे पहले दे विजिटेड नोकिया हेडक्वार्टर्स इन फिनलैंड और वहां पे नोकिया के सीईओ एंड ऑल दैट से बात की कि भाई आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिए। एक कहावत है ना कि जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता रहता है वो दूसरे को अपना नौकर ही समझ लेता है बेसिकली। तो नोकिया के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था चिल्ड्रन वो था सिम्बियन। क्या नाम था? सिम्बियन। ठीक ठाक था बट उतना अच्छा नहीं था जितना iOS और एंड्रॉयड था। अब नोकिया को लग रहा है कि हम तो ऑलरेडी बहुत टॉप शॉट है मार्केट में, हम क्यों ऐसे 2 कौड़ी एप्पल या गूगल के साथ कोलैबोरेट करें, हमारी तो बिजनेस मार्केट बहुत बढ़िया है। बट उन्होंने अपने अपग्रेडेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि एक बार एंड्रॉयड देख लें किस तरह का है। देन गूगल गया किसके पास? सैमसंग के पास। और सैमसंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था बारडा। सैमसंग को लगा कि हम तो एकदम चौपट है ही धंधे में मोबाइल फोन के, हमारा तो एसी फ्रिज बिक रहा है सबसे ज्यादा, टीवी वगैरह, तो चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने पास तो कुछ अच्छा है नहीं, इनके साथ टाई अप कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। बस वहीं पे नोकिया की जो सुपरमेसी थी बच्चों वो खत्म होगी, किसको मिल गई? सैमसंग को मिल गई। एंड एज ऑफ टुडे यू कैन सी अगर 10 मोबाइल फोन मार्केट में बिकते हैं तो शायद नोकिया का कोई एक बिकता होगा, 7 तो सैमसंग के बिकते हैं, बाकी रेडमी रियलमी ये सब बिक जाता है। तो नोकिया ने उसके बाद मार्केट शेयर एकदम लूज कर दिया। धीरे धीरे अकल आई, गूगल से कोलैबोरेट किया एंड्रॉयड के लिए, बट पछताए होत क्या जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट, चिड़िया चुग गई खेत तो पुराना हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किसको मिला बच्चों? सैमसंग को। एंड हु लूज्ड इट? नोकिया बेसिकली। तो इसीलिए कहते हैं जब भी मार्केट में कुछ चेंज आए, बी द फर्स्ट मूवर, तभी तरक्की कर पाएंगे।
सेकंड वाले को कोई काउंट करेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? पक्का? एनी क्वेरी चिल्ड्रन टू एनीबॉडी? नेक्स्ट चिल्ड्रन, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट लिखा जरूर है बट थोड़ा सा बकवास है। जितना एफिशिएंट यूज बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट रिसोर्सेज को करेगी, कैपिटलिस्ट में उतना यूज नहीं हो पाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एयरटेल ने रिसेंटली, लेट अस से 6 months अगो, एक नया 4G टेलीकॉम इंप्रूवमेंट का टावर इंस्टॉल किया। एक टावर की कॉस्ट 30 करोड़ रुपए आती है फॉर एग्जांपल। नाउ दे हैव गॉट द लाइसेंस फॉर यूजिंग और सप्लाइंग 5G सर्विसेज। तो अब जो इनका 4G का टावर है बच्चों, किसी काम का होगा? ये किसी काम का नहीं होगा। इनको इस टावर को करना पड़ेगा डिसमेंटल, डी इंस्टॉल, और नया कौन सा टावर लगाना पड़ेगा? 5G का, जिसमें कम से कम 40 करोड़ रुपए लगेगा। और पुराना वाला 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एकदम बेकार हो गया। कैन वी से दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज चिल्ड्रन? नो। तो यहाँ पे उन्होंने एफिशिएंट यूज नहीं किया। बट सर यहाँ पे पॉइंट क्यों लिखा है? यहाँ पे पॉइंट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। वर्कर को 8 घंटे का एम्प्लॉयमेंट लेटर देंगे और 12 घंटे उससे काम कराएंगे, और कोई ओवर टाइम भी उसको पे नहीं करेंगे। तो अब आप इसको एफिशिएंट यूज बोल लीजिए या प्रॉफिट कमाने के लिए, हाई प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सप्लॉयटेटिव यूज बोल लीजिए, बात एक ही है। एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में एक बेचारा प्राइवेट स्कूल का टीचर, अगर फॉर एग्जांपल ही और शी इज एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग क्लास 9th and 10th, और स्कूल के पास सेक्शंस कम है 9th 10th में, तो उस टीचर को कहेंगे कि 9th 10th के साथ साथ ना तुम्हें 7th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए उस टीचर को 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाने के लिए रखा गया है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई 7th क्लास की साइंस तो पढ़ा ही लेगा। अब अल्टीमेटली एक ही पर्सन से आप क्लास 7 भी पढ़वा लीजिए और 9th 10th भी पढ़वा लीजिए। तो एक्सप्लॉयटेटिव यूज बोलूं या एफिशिएंट यूज बोलूं? शेयर एक्सप्लॉयटेशन है उसके स्किल का। भाई सीनियर टीचर जो 9th 10th के लिए, कैसे वो 7th क्लास में जाएगा? कहीं ना कहीं उसका ईगो आड़े आ जाएगा। तो या तो वो बच्चों को ठीक से पढ़ाएगा नहीं, लॉजिक समझ में आ गया, या तो अननेसेसरी बच्चों के ऊपर खिसियाएगा ज्यादा। तो क्या स्कूल बच्चों एफिशिएंट यूज कर रहा है रिसोर्सेज का? बस इसी चीज को कैपिटलिस्ट में एफिशिएंट रिसोर्स बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से पॉइंट एफिशिएंट नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी exploitative use of resources up to the fullest for earning profit as such. फंडामेंटल लॉजिक इसके, हाँ, एफिशिएंट से भी आगे चले गए बेसिकली। जैसे आपके घर में मेड सर्वेंट है, मम्मी ने उसको रखा है खाना बनाने के लिए, और रेगुलरली मम्मी उसको बोलती रहती है प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। रेगुलरली मम्मी उसको बोलती है अरे सब्जी काट के जरा चली जाना, तो थोड़ा सा एफर्ट मम्मी का कम हो जाए। तो इसको बच्चों एफिशिएंट बोलेंगे, एक्सप्लॉयटेटिव बोलेंगे? ये एक्सप्लॉयटेटिव है, ये एफिशिएंट नहीं है। मेरी भी ये मेंटालिटी होगी, आपकी भी ये मेंटालिटी होगी कि नौकर आया है तो उससे दाएं बाएं के भी थोड़े काम करवा लो। तो सॉरी टू से इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज एक्सप्लॉयटेटिव बेसिकली। और एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने ये एयरटेल वाले एग्जांपल से लोगों को समझा दिया। तो दीज कंपनीज आर लीस्ट बॉदर्ड कि सेटअप पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। दीज कंपनीज ओनली एंड ओनली थ्राइव फॉर हैविंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस एज सच। हमें आगे रहना है, उसके लिए कहीं पैसे बर्बाद भी हो रहे हैं तो हम इसके बारे में जरा भी सेकंड थॉट देंगे ही नहीं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल, समझ में आ गया? चलिए, तो एफिशिएंट लिखिएगा जरूर, पॉइंट समझाइएगा भी, और लास्ट में लिख भी दीजिएगा। लिखा है ना, देखिए, एफिशिएंट इंडिविजुअल्स आर रिवॉर्डेड एंड इनएफिशिएंट वंस आर पेनलाइज्ड। मतलब जिनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, ज्यादा काम करवा पाएंगे, ओवर एंड अबव द स्टेटेड रिटन ड्यूटीज, इंसेंटिव भी दे देंगे, और बाकियों को आगे बढ़ने पे मजबूर करेंगे। खोपड़े में बात गई। अभी मेरे पास एक न्यूज आई थी, कोटक वेल्थ एक बैंक है, हाई नेट इंडिविजुअल बैंक, जो रईस लोग जहां पे पैसा ऐसा जमा करते हैं। 41 ईयर्स चिल्ड्रन एम्प्लॉय की एज थी। रात में सोया पिछले हफ्ते एक दिन, और सवेरे लेट हो गया। सर लेट हो गया मतलब ऑफिस नहीं गया, दुनिया में लेट हो गया। दुनिया में कैसे लेट होते हैं लोग? गो वेंट गॉन, निपट गया, उठा ही नहीं सोते सोते। अलार्म बजा बट उठा ही नहीं, इसका मतलब उसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? 41 ईयर्स की उम्र में हार्ट अटैक की 2 वजह हो सकती है। एक वजह ये जो कोविड की दवाइयां इंजेक्शन ठोके हैं लोगों ने, दूसरी वजह एक्सेसिव वर्क प्रेशर,
आई कंसिडर दिस एज एक्सेसिव वर्क प्रेशर ओनली। तो जब एक्सेसिव वर्क प्रेशर होगा, आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी नहीं, अपन नेसेसरी मशीन की तरह जोते जाएंगे अपनी बॉडी को, रेस्ट देंगे ही नहीं, तो एक दिन सेवा समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे यही है, एफिशिएंसी कैसे क्रिएट की जाती है, ज्यादा काम करोगे तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। तो दूसरा बेचारा जो इतना काम नहीं कर पा रहा, या तो आत्महत्या कर लेगा और या तो नौकरी उसको छोड़नी पड़ जाएगी। तो इट शुडंट बी एफिशिएंट, इट शुड बी एक्सप्लॉयटेटिव। तो एफिशिएंट जब बोल देंगे तो मेरिट में चला आया, एक्सप्लॉयटेटिव बोल देंगे तो वो डीमेरिट में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों, पुलिस ऑफिसर एक बहुत बड़े सो कॉल्ड क्रिमिनल को पकड़ के लाया, क्या पुलिस वालों को रिवॉर्ड मिलता है? कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। बट प्राइवेट सेक्टर में रिवॉर्ड हमेशा मिलता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमारे पुलिस वाले घूसखोर हो जाते हैं, इसीलिए हमारे पुलिस वाले नालायक हो जाते हैं, बिकॉज दे वर्क हार्ड बट डू नॉट गेट एनी रिवॉर्ड, क्योंकि सोशलिस्टिक सिस्टम में काम करते हैं। किसमें? सोशलिस्टिक। अगर यही पुलिस डिपार्टमेंट अडानी और अंबानी रन करने लग जाए, इस चोर को पकड़ा 1 लाख रुपए प्राइस, ओसामा बिन लादेन को पकड़ के लिया 1 करोड़ रुपए प्राइस, वो चोर पकड़ने में भी इंसेंटिव डिक्लेयर कर देंगे। मर्डर को पकड़ के लाओगे तो 5 लाख मिलेगा, और वो जेब कतरे को पकड़ के लाओगे तो 25,000 मिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो लोग क्या करेंगे उस केस में, जेब कतरे को पकड़ के लाएंगे, उससे सेटिंग कर लेंगे, ये तुम कहना हमने मर्डर किया है, 5 लाख मिलेगा, 1 लाख तुमको देंगे, 4 लाख हमारा। वेल अंडरस्टूड। चलिए, इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर आपको बेसिक टर्म्स थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको 2 तरह का इन्वेस्टमेंट बताया था बच्चों। वन इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर दूसरा किसी को याद हो मेरे लिखने से पहले तो डू आंसर। यस, द सेकंड वाज ऑटोनोमस। हैंडपंप लगाना है किसी गांव में बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर। स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट, मीनिंग टू से पब्लिक सेक्टर ही ये काम करेगा, विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बच्चों जियो का 5G टावर इंस्टॉल करना है, तो क्या ये 5G टावर ऐसी जगह लगाएंगे यहां मुश्किल से मुश्किल 100 कस्टमर मिले? नो, दे विल सेट अप द 5G टावर इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेसिकली दिल्ली, मुंबई वगैरह वगैरह। क्यों? जहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सब हरकतें नोन एज व्हाट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है where me or you or anybody is willing to put the money with the expectation of huge profit. और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लगाया irrespective प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यही होता है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी ओनली एंड ओनली वेयर दे आर हैविंग द ज़ील, एंथुसियाज्म एंड थॉट कि पैसा लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बट गवर्नमेंट ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती। दिल्ली पब्लिक स्कूल, गॉट इट क्लियर? अपनी ब्रांच कहां पे सेटअप करेंगे बच्चों? एक विलेज में जहां बच्चों को पढ़ाई की तो बहुत जरूरत है बट उनके पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं है, या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां पे ब्रांच खोलने के 4 महीने के अंदर ही 5,000 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। वेयर दे वुड सेटअप द ब्रांच? इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिकॉज देयर दे आर गोइंग टू गेट इंसेंटिव फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, देयर दे आर गोइंग टू गेट द इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। उनको सो कॉल्ड कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि गांव में स्कूल खोलें और सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाएं। नो नो नो, दे आर मेड टू अर्न प्रॉफिट। बट ये छोटा सा आंगनवाड़ी टाइप स्कूल, छोटा सा माध्यमिक विद्यालय, छोटे मोटे स्कूल जहां बच्चे फ्री में आके पढ़े, ये गांव में खुलते हैं। और ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट कैपिटल फॉर्मेशन, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज वेलफेयर। और यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का शब्द होता है सिनोनिम प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट जनरेशन, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारे मेरिट का, न्यू कंज्यूमर गुड्स। बढ़िया तो था, 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का फोन वाला कैमरा जो सैमसंग M32 4G में था। क्या जरूरत है 108 मेगापिक्सल का कैमरा इंट्रोड्यूस करें और फोन का नाम रख दें M94? तो M32 बढ़िया फोटो खींचता है 48 मेगापिक्सल में। डू वी नीड अ 108 मेगापिक्सल कैमरा? एब्सोल्युटली नॉट। बट अगर ये सब हरकतें सैमसंग या प्राइवेट मोबाइल फोन कंपनीज नहीं करेंगी बच्चों,
क्या इनको नए लालची हमारे आपके जैसे कंज्यूमर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो पहले कस्टमर को 48 मेगापिक्सल का कैमरा वाला फोन 15,000 रुपए में एकदम बढ़िया एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के बेचो। 1 साल के बाद कहो ये नया प्रोडक्ट आ गया है, तो कस्टमर जब 4 लोगों के हाथ में देखेगा नया मोबाइल फोन, तो उसके अंदर भी एक फीलिंग आएगी, आई शुड ऑल्सो गो फॉर द अपग्रेडेड वर्जन। जरूरत नहीं है, कह रहा है फोटो अच्छी नहीं आ रही इससे, अरे जैसा चेहरा होगा वैसी फोटो आएगी ना। लॉजिक समझ में आ गया? बट सैमसंग क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप हमारा गैलेक्सी एस सीरीज खरीदिए, चांद की फोटो खींचिए, एकदम क्लियर आती है। मैं इनकी एक चोरी चकारी आपको बताता हूँ। सैमसंग ने सोचा कि भाई चांद की फोटो कैसे क्लियर दी जाए, तो उन्होंने इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर ली। और जब आप चांद की फोटो खींचते हैं ना, तो सैमसंग का कैमरा बहुत झटपट अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वो जो सर्वर पे उनके चांद की फोटो पड़ी है ना, उसको लेता है और आपकी जो फोटो खींची होती है कंपेयर करता है, जो बेटर होती है वो आपको डिलीवर कर देता है। आपको लगता है कि फोटो हमने खींची है, बेसिकली वो खींची हुई फोटो होती नहीं है, वो डाउनलोडेड फोटो होती है। पहले लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता था, जब लोगों ने रिसर्च किया, देखा हमारी फोटो में तो चिड़िया उड़ रही थी, इसमें तो चिड़िया है ही नहीं, मतलब दाल में कुछ काला है। तो जब देखा गया फोटो का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोकल लेंथ वगैरह क्या है, सब एक्सपोजर क्या है, तो सारे पैरामीटर्स डिफरेंट नजर आए। आगे जब फॉरेंसिक लैब में इसकी टेस्टिंग हुई, तो पता लगा ये फोटो तो है ही नहीं जो हमने खींची है, ये तो सैमसंग ने डाउनलोड करके हमको कहीं से भेज दी। कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का केस हुआ, सैमसंग को एक झटका दिया कोर्ट ने, करोड़ों रुपए की पेनल्टी दी कि इस तरह से आप कस्टमर को चीट नहीं कर सकते। तो लोगों को लगा चांद की फोटो बहुत बढ़िया आ रही है, हमारी फोटो उतनी अच्छी क्यों नहीं आती है। तो बाद में रिसर्च हुई कि फोटो वाली होती नहीं है, वो डाउनलोडेड फोटो है। क्या कलाकारी देखी इन कंपनीज की। तो न्यू टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। फोटो वही थी जो आपने खींची, सिर्फ उन्होंने डाउनलोडेड फोटो से कंपेयर करके आपकी फोटो को अपग्रेड कर दिया। तो अल्टीमेटली वो कैमरे की क्वालिटी नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी थी। और किस बेसिस पे हम मोबाइल बेच रहे हैं कि हमारा कैमरा बहुत अच्छा है। अभी जैसे मैंने आपको पता नहीं एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, एप्पल में लाइटनिंग पोर्ट आता है चिल्ड्रन आईफोन्स में। यूरोपियन कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि आप अननेसेसरी की मोनोपोली क्रिएट करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ताकि लोग आप ही की केबल खरीदें, आप ही का चार्जर खरीदें। और दुनिया में हर मोबाइल फोन कंपनी क्या दे रही है, यूनिवर्सल टाइप सी चार्जर, तो आप भी दीजिए। और आप क्योंकि अगर ये काम आज तक नहीं कर रहे थे, तो आपने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, करोड़ों रुपए की पेनल्टी यूके कोर्ट्स ने एप्पल के ऊपर लगा दी। एप्पल भी कह रहा है चलो हम भी चतुर हैं, उन्होंने अपने टाइप सी मोबाइल फोन जो अभी आईफोन 15 आएगा प्रोग्राम कर दिया चिल्ड्रन कि टाइप सी ही हम देंगे, बट टाइप सी में आप कोई भी एरे गहरे नथु खैरे की तार नहीं लगा पाएंगे, आपको मैगसेफ सर्टिफाइड एसेसरी ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी वायर लगाते हैं तो आईफोन के अंदर वो डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, आईफोन को ये बात पता लग जाएगी, और अगर आपका मोबाइल फोन खराब हुआ, आप सर्विस सेंटर लेके गए, तो हम बोलेंगे कि आपने हमारे सर्विस टर्म्स को वायलेट किया है, आपने हमारी सर्टिफाइड केबल ना यूज करके किसी और की यूज कर ली है। समझ में आ गया? तो एप्पल इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है कि उसका कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर आए ना। आप लगा लीजिए दूसरी केबल, जैसे आपने मान लीजिए रेडमी का फोन खरीदा और आप चार्जर सैमसंग का यूज करते हैं चिल्ड्रन, रीजन नंबर 1 वो चार्ज ही नहीं करेगा। सर ये कैसे पता लगता है कि चार्जर किसी और का है? चार्जर के अंदर चिप लगी होती है, मोबाइल के अंदर भी प्रोग्राम होता है, वो दोनों प्रोग्राम आपस में कनेक्ट होते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। और जब प्रोग्राम आपस में कनेक्ट नहीं होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी ही नहीं। तो ये कंपनीज की चालबाजी आजकल चल गई है, हमारे ही इकोसिस्टम में हमारा काम करेगा प्रोग्राम, दूसरे में काम ही नहीं करेगा, ताकि आप हमारे ही प्रोडक्ट खरीदें, किसी और के ना खरीदें। तो ये सब हरकतें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं, और इन्हीं सब के अकॉर्डिंगली हमारी प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा हो जाती है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? चलिए, देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अभी ये मेरा एप्पल आईफोन 15 वाला एग्जांपल काम कर जाएगा। टिल नाउ वी हैड लाइटनिंग पोर्ट इन आईफोन्स, अब आपको कौन सा मिलने वाला है बच्चों? टाइप सी। कहीं ना कहीं एप्पल ने भी रिसर्च किया, कंज्यूमर्स से फीडबैक लिया, कंज्यूमर्स ने बोला भाई घर में 2 लोगों के पास आईफोन है और 4 के पास एंड्रॉयड फोन है, ठीक है भाई, फोन तो हमने अपने शौक से खरीद लिया, बट प्लीज प्रोवाइड टाइप सी केबल, प्लीज प्रोवाइड टाइप सी पोर्ट। क्योंकि मार्केट में टाइप सी केबल मिलना बहुत आसान है, बट लाइटनिंग केबल जनरली छोटे शहरों में नहीं मिलती, मेट्रोपॉलिटन सिटी में मिल जाएगी, टाइप बी सिटीज में मिल जाएगी, ये जो छोटे शहर होते हैं सो कॉल्ड, यहाँ पे टाइप सी केबल नहीं मिलती।
तो एप्पल ने सोचा कि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है नोकिया की तरह हम भी एक दिन मार्केट से क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो ये भी अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाएंगे। बट ये अगेन ये नहीं चाहते कि टाइप सी केबल बाजार वाली कोई भी आप ले लीजिए, थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी की लीजिए, तो ये सर्टिफाइड केबल आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप सर्टिफाइड केबल और सर्टिफाइड अडेप्टर नहीं यूज करते, आपका आईफोन 15 खराब हो जाता है, हम इसका वारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो एवरी कंपनी, एवरी बिजनेसमैन, every capitalist children should have the feeling of flexibility and adaptability according to the environment। एक धमाकेदार एग्जांपल देता हूं आपको। चलो ना, आपने आईफोन SE का नाम सुना है? आंसर, ये क्यों लॉन्च किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10R 11 12 13 14 तो सब है। SE क्यों लॉन्च किया? और SE का फुल फॉर्म बता सकते हैं? SE, एनीबडी जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। विशा जी, वंश जी, पावकी जी, कोई जवाब है? नहीं है? अरे मैं बताता हूं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। ये है SE का फुल फॉर्म चिल्ड्रन, क्या है? सस्ता एडिशन। और ये SE मोबाइल फोन सिर्फ और सिर्फ इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे 50-60 हजार का मोबाइल फोन ज्यादा लोग नहीं खरीद पाते, पैसे नहीं उनके पास। गॉट इट क्लियर? और हर इंसान के पास जुगाड़ पानी भी नहीं होता मेरी तरह US से मंगवा ले 1 लाख का फोन 35-36 हजार रुपए में। तो 40,000 रुपी में दे लॉन्च्ड सस्ता एडिशन SE, बेसिकली ओनली फॉर इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकन मार्केट्स, जहां पे लोगों की चॉइस है, लोगों को शौक है आईफोन खरीदने का, बट उनकी जेब अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, एंड एडेप्टेबिलिटी। आपने एक गाड़ी है बच्चों, उसका नाम सुना होगा, किया सेल्टोस, सुना है? कोरियन कंपनी है किया। जो किया सेल्टोस कोरिया में बिकती है बच्चों, इंडियन करेंसी में वो 40 लाख की गाड़ी है, बट इंडिया में जो बिकती है वो लगभग आपको 10 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। सर इतना डिफरेंस? यस, यहां पे सेफ्टी पैरामीटर्स मच बेटर है। ये जो 10 लाख वाली है, इसमें सस्ता घटिया क्वालिटी का लोहा लगाते हैं। एक दो वीडियोस तो यूट्यूब पे ऐसे भी थे कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई और 2 हिस्सों में बट गई, आधी गाड़ी अलग हो गई, आधी गाड़ी अलग हो गई। आई एम नॉट जोकिंग, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मेरा देखा हुआ वीडियो है बेसिकली। क्योंकि इंडिया में 40 लाख रुपए आपको सेल्टोस गाड़ी के लिए कोई भी नहीं देगा। तो दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू इंडियन सिनेरियो। इंडिया में जितनी गाड़ियां बिकती हैं चिल्ड्रन सस्ते प्राइस रेंज में 10 से 15 लाख रुपए में, ओनली देयर इज वन कार कॉल्ड एज टाटा नेक्सॉन, और सिर्फ इकलौती ऐसी गाड़ी है जो क्रैश टेस्ट में 5 स्टार एनकैप रेटिंग को पास कर चुकी है। नहीं तो जितनी मारुति की गाड़ी आती है बच्चों, किसी का 4 स्टार रेटिंग है, किसी का 3 स्टार, और इसलिए नाम है मारुति। हनुमान जी का भी नाम होता है ना, कि चलेंगे तो भगवान के साथ और निपट गए तो भी भगवान के पास। चलते टाइम भगवान के साथ और निपट गए तो भगवान के पास। LIC जीवन के साथ भी और साथ साथ बाद भी। तो मारुति ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि इस देश में 7.5% से ज्यादा लोग हैं ही नहीं जिनकी हैसियत कार खरीदने की है, तो कैसे इनके अलावा लोगों को कार दी जाए। अपनी कार का प्राइस एकदम सस्ता कर दो, एकदम घटिया कर दो, तो हमारी गाड़ी बिक पाएगी। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एज बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। समझ में आ गया? तो मेनी अ टाइम्स आपको पॉलिटिकल क्राइसिस, बिजनेस साइकिल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। अभी एक एग्जांपल शायद मैंने आपको दिया था, या पता नहीं आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा। यूट्यूब पे जिमनी का एक वीडियो है चिल्ड्रन। किस तरह का वीडियो है बताऊं आपको? कार की जो डिक्की होती है ना, उसको खोलने के लिए इजिली, पहले तो डिक्की को बोलते हैं ऑटोमोबाइल की भाषा में व्हाट चिल्ड्रन? बूट स्पेस। काफी महंगी गाड़ियों में ये बूट स्पेस इलेक्ट्रिक हो चुका है। सर मतलब एक आप बटन दबाएंगे और डिक्की खुल जाएगी। इसका मोटर, बटन, सब कुछ मिला के लगभग 2 से 2,500 हजार रुपए कॉस्ट करता है। अब 2,500 हजार रुपए सिर्फ इसके लिए हिंदुस्तानी आदमी तो नहीं देगा, कहेगा मैं डिक्की हाथ से खोल लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट फॉरेन कंट्रीज में भाई थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ी लग्जरी चाहिए, तो कौन ऐसे डिक्की खोले जाकर? तो भाई बटन दबाओ, अपने आप डिक्की खुल जाए। बटन दबाओ, पेट्रोल पंप वाला लिड अपने आप खुल जाए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग?
गाड़ी में शीशा ऐसे से पहले हाथ से नीचे करते थे ना, आजकल क्या गया है, इलेक्ट्रिक विंडो, बटन दबाएंगे शीशा उधर जाएगा। समझना क्या? तो मारुति वालों ने सोचा यार 2 से 2,500 रुपए लगे, कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या जुगाड़ करते हैं? शॉक अब्जॉर्वर होता है ना बच्चों, हाइड्रोलिक, आपके घर में मॉडलर किचन होगा तो उसमें लगा होगा। गाड़ी की डिक्की होती है, उसको खोलिए तो उसमें साइड में 2 लगे होते हैं ब्लैक कलर के, सिल्वर कलर की डंडी बाहर निकलती है। तो मारुति ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक बूट स्पेस देंगे, मोटर लगाएंगे, सर्किट लगाएंगे, 2 से 2,500 रुपए लगेगा। एक काम करते हैं, एक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्वर लगा देते हैं। हल्का सा बस डिक्की का सो कॉल्ड हैंडल दबाना है, छोड़ देना है, पूरा बूट स्पेस अपने आप खुलेगा। और ये कितने का आता है? 400 रुपए का। तो अगर 2,500 रुपए का लगाएंगे तो उनकी गाड़ी की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो इन्होंने एक शॉक अब्जॉर्वर लगा दिया 400 रुपए का। क्या किया इन्होंने? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। हाँ, लेट मी चेक आउट, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ ये करें तो इसे चला हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपना काम पूरा बखूबी ये खुद नीचे की से तरफ कर देखिए देता है, बच्चों। मतलब पूरा लगभग 85 डिग्री पे ये ओपन हो जाता है। और ये काम करते हैं इसके हाइड्रोलिक्स, मतलब कि Just see इसका this. जो टेल गेट है वो हाइड्रोलिक वाला है। जैसे आप प्रेस करते हैं जनरली प्रेस हो जाता है, जैसे आप जानबूझ के थोड़ा सा खींच के खोलते हैं तो आपको भारी लगेगा ड्यू टू द हाइड्रोलिक्स, वो अपने हिसाब से ही काम ये करते बच्चों हैं। नजर आ रहा है हाइड्रोलिक नीचे? ये है मारुति सुजुकी जिम्नी। और अगर इसके टेल गेट की बात तो करें तो समझ में इसे आ गया जरा क्या सा अगर जुगाड़, आप क्या ओपन करते हैं तो अडेप्टेबिलिटी ये उन्होंने अपनाई ऑटोमेटिकली बच्चों? अपना काम पूरा। चलिए, तो चलो ना, अडेप्टेबिलिटी फीचर लोगों को नजर आ गया। तो ये सब कंपनीज कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर में ये सब काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? व्हाट इट? चलिए, तो ये बात बच्चों समझ में आ गई सबको, कैसे ये कैपिटलिस्ट अडेप्टेबल और इस कॉन्सेप्ट को शो करते हैं? पक्का? चलिए, ऑटोमेटिक वर्किंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाबुक कभी कभी चलाना पड़ता है, बट हैव यू एवर हर्ड कि HDFC बैंक अगर वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बैंक है, तो जो मिस्टर आदित्य पुरी जी थे जिन्होंने इसको इस हाइट तक पहुंचाया, सो कॉल्ड इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, क्या बच्चों ये हर ब्रांच में आके खुद बैठते थे? नो, थिंग्स वर्क ऑटोमेटिकली। अगर आपके प्रिंसिपल स्कूल किसी दिन नहीं आते तो क्या टीचर क्लास में नहीं जाता? नहीं जाएगा? जाएगा ना। व्हाट इट क्लियर? क्या चपरासी को बार बार प्रिंसिपल को फोन करना पड़ता है, जाओ घंटी बजाओ? नो, एवरी पर्सन नोज देयर वर्क, किसको क्या काम करना है। द वर्किंग इज ऑटोमेटिक बेसिकली, बार बार किसी को पंप करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एवरीबडी नोज देयर वर्क प्रोफाइल, और सबको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन यहां पे नेग्लिजिबल होगा। गवर्नमेंट विल ओनली एक्ट लाइक अ वॉचडॉग, और जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ उस पर टैक्स चाहिए। तो कंज्यूमर्स की भी फ्रीडम है, जो चाहे वो खरीद लें, जितना चाहे उतना पैसा बिजनेसमैन बचाए, जितना चाहे उतना पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करे। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है चिल्ड्रन, तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज वहीं पे होगा। बिकॉज सोशलिस्टिक में आप कोई भी बिजनेस सेटअप करेंगे, अल्टीमेटली वो बिजनेस आपका नहीं होगा, वो बिजनेस किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। व्हाट इट? एंड प्रोडक्शन लेवल वुड बी इंक्रीज्ड, इतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा दो पब्लिक को कि पब्लिक इस एडवर्टाइजमेंट को देख के सोचे यार अगर ये सामान नहीं खरीदा ना तो पिछड़ी जाति एवं जनजाति बन जाएंगे, ये सामान तो हमको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो इन दैट केस प्रोडक्शन लेवल इतना बढ़ा दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट इतना बढ़ा दिया जाता है, आपको जरूरत नहीं है मॉड्यूलर किचन की, पुराना वाला बढ़िया चल रहा था, बट 4 बार जब कूलर का एडवर्टाइजमेंट आता है मार्केट में, 4 घर में मोहल्लों में इंस्टॉल हो गया, तो आपकी मम्मी को भी क्या लगेगा कि हमारा ये मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। आपके 4 दोस्त घर के बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हैं, तो आपको लगेगा यार घर में पार्टी देना थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड लगेगा, आई शुड ऑल्सो वेस्ट माई पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, और कहाँ पे पार्टी दी जाए? रेस्टोरेंट में। तो सारा काम ये ग्लोबलाइज्ड कंज्यूमरिज्म है बेसिकली। क्या गवर्नमेंट के केस में कभी आपने इंडियन रेलवेज का एडवर्टाइजमेंट देखा? कभी नहीं देखा। कभी आपने भारत संचार निगम लिमिटेड का बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट देखा? कभी नहीं देखा। बट एयरटेल, जियो, इनके आप एड्स देख लीजिए, तो आपको मजबूर किया जाता है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और खर्चा बढ़ाने में, ताकि आप ऐसे प्रोडक्ट्स की रिपीटेड बाइंग करें जिसकी शायद आपको कभी जरूरत हो भी ना। अभी सेल लगी है अमेजोन की, और वो एक ऑफर आ रहा था, आंटी कितने की थी पहले? 3,999 की, अब आंटी का रेट क्या हो गया है?
ये कौन सी आंटी है सर? अरे वही जो आप बोलते हैं ना, एलेक्सा शट डाउन द लाइट्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो एलेक्सा डिवाइस पहले 4000 की थी, अब कितने की हो गई? 2199 की। क्यों? कोई खरीद रहा नहीं है। पुराने जमाने में लोग एलेक्सा क्यों नहीं खरीदते थे? घर में इतनी बहुएं होती थी, इतने बच्चे होते थे, आपस में बातचीत करते थे, वही एलेक्स और एलेक्सा बन जाते थे। बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, छोटे परिवार हो गए, एक दूसरे से कोई बात करने वाला है नहीं, तो अमेजोन ने सोचा इसका फायदा उठाते हैं, मौके पे चौका लगाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बना दिया? एलेक्सा। तो अब आप एलेक्सा से ही पंचायत कर सकते हैं, पंचौरा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया, आप भी पापा से बोलेंगे पापा इस बार ना एलेक्सा 2199 की है, तो यू विल ऑल्सो गो फॉर दिस। क्या बच्चों बिना एलेक्सा के खाना हजम नहीं होता? हो जाता है ना बढ़िया। क्या बिना एलेक्सा की नींद नहीं आती? आ जाती है। तो किसके किसके घर में एलेक्सा है? हाथ उठाइए जरा। एक, दो लोग के घर में एलेक्सा है। इन्होंने 2200 रुपये बर्बाद कर दिए अपने। अरे पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, चाय भी मिल जाती, बातचीत भी हो जाती। और सर वो एलेक्सा प्ले सॉन्ग, वो कैसे आएगा? पड़ोसी का बच्चा, उससे कहिए बेटा गाना गाओ जरा। गाना भी गाता, डांस भी, पोएम भी सुनाओ। तो पहले ऐसा होता था, घरों में ढेर सारे बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। अब लोग एलेक्सा के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, और लोगों को लग रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। क्यों? सबके पास एलेक्सा आ रहा है, इसको एक स्टेटस सिंबल बना। तुम्हारे घर में एलेक्सा नहीं है? ए दलिद्र कहीं के, एलेक्सा ही नहीं इसके घर में। मेरे घर में लोग हैं, इसलिए मेरे घर में एलेक्सा की जरूरत नहीं है। खैर जोक सपाट, तो बातें समझ में आ गई बच्चों? तो इसीलिए इन सब चीजों को इन्वेंट किया। व्हाट इट क्लियर? पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, सास बहू के झगड़े कम होते थे, एडजस्ट करते थे लोग। अब ये सब चीजें खत्म हो गई। तो सास बहू के झगड़े में कमा कौन गया? बिल्डर, जिसने 2 BHK का फ्लैट बना के EMI पे सस्ता आपको दे दिया। एंड द लास्ट इज चिल्ड्रन एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों ये एलेक्सा डिवाइस क्या इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है? नहीं होती, ये चाइना में बनती है। एप्पल के आईफोन अभी इंडिया में बनने लग गए, पहले नहीं बनते थे, आने वाले टाइम में पूरी तरह से बनने लग जाएंगे। बट काफी चीजें ऐसी यूरोपियन और जापानीज और चाइनीज नेशंस में बनती हैं जो हमारे यहाँ सिर्फ बेची जाती हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही है बच्चों जिन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ एक नॉर्मल इंसान का। एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के एकदम लालची टाइप बना दिया। 10 बार आईफोन का एडवर्टाइजमेंट देखो, लगेगा यार खरीद लें क्या। 10 बार सोनी PS4 का एडवर्टाइजमेंट देखोगे, यार खरीद लें क्या। 4 बार TVS iQube इलेक्ट्रिक बाइक का ऐड देखेंगे, यार खरीद लें क्या। जरूरत नहीं है, सिर्फ मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए बाइक खरीद ली। समझ में आया? 90% फैमिलीज इंडिया में ऐसी हैं जो कार सिर्फ इसलिए खरीदती हैं कि स्टेटस सिंबल है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी, लड़के का रिश्ता अच्छा चलाएगा, और हमें उस कार की जरूरत नहीं है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये सब हरकतें नहीं होती है। सो एनी क्वेरीज ऑन दिस चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। तो ऑल द मेरिट्स आर अंडरस्टूड वेल। ऑटोमेटिक वर्किंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपने जॉब रोल दे दिया, सब अपना अपना काम बाखूबी निभाएंगे। बैंक में एम्प्लॉय को बोल दिया गया 5 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी 1 महीने में बेचनी है। 3 महीने में अगर 15 करोड़ रुपए का काम नहीं कर पाए तो तुम्हारी नौकरी गई। तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा इंसान। सर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, बिल्कुल हैं। जो रिच बिजनेसमैन हैं वो दिन बर दिन रिच होंगे, और जो गरीब है बेचारे वो गरीब होंगे। बट गवर्नमेंट के केस में ऐसा नहीं है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। तो सो कॉल्ड जो गरीब है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के तहत एक डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग को लेगा। बट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर गोज टू बी पुअरर। कभी आपने देखा है कि एक पुलिस वाला बहुत करोड़पति अरबपति हो गया और एक बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं है? नो, हम लगभग बराबर सैलरी लेवल्स सबको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये चीज होती है, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। देयर इज वास्ट इनइक्वालिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। क्लास स्ट्रगल, अभी अभी बताया ना आपको मैंने, हैव्स और हैव नॉट्स की कहानी बच्चों। तो ये जो इनइक्वालिटी है, इसका जो रिजल्ट है दैट इज क्लास स्ट्रगल। आपके घर में जॉब करने वाली हाउस हेल्प, मेड, सर्वेंट भी कभी कभी चाहती है कि मूवी थिएटर में जाके मूवी देखें। उसके बच्चे को भी लगता है कि आईफोन मिल जाए। अब या तो वो पढ़ लिख के अच्छा जॉब करें, कुछ स्टार्टअप सेटअप कर लें, तो ये क्लास स्ट्रगल खत्म होगा। और नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे वो लोग परेशान करेंगे, अनड्यू एडवांटेजेस लेना चाहेंगे फैक्ट्रीज में, स्ट्राइक और लॉकआउट। सर दोनों में फर्क क्या होता है? स्ट्राइक तब की जाती है जब वर्कर्स काम नहीं करना चाहते, और लॉकआउट्स वगैरह तब होते हैं जब वर्कर फैक्ट्री प्रेमाइसेस में किसी दूसरे को घुसने भी नहीं देंगे। तो स्ट्राइक का मतलब वी आर नॉट विलिंग टू वर्क, आप जिससे चाहे उससे करा लीजिए।
We are not willing and we won't let anybody to do the work that we used to do. That is known as what? लॉकआउट. तो डेलिबरेटली फैक्ट्री के गेट पे ताला लगा दिया जाएगा और किसी दूसरे को भी घुसने नहीं दिया जाएगा. और स्ट्राइक आउट में क्या होता है? स्ट्राइक्स में हम काम नहीं करेंगे, आप किसी और से करवा लीजिए, हम हड़ताल पे हैं. तो क्लास स्ट्रगल होती है बच्चों. बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऐसी कोई हरकतें करती नहीं. वहां पे जितने भी लोग हैं उनको इतनी सैलरी तो मिलेगी जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए. आफ्टर दैट वी हैव इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. सर ये कैसे होगा? एज आई सेड चिल्ड्रन, ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज्यादा. बिजनेस पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, चलो भयंकर प्रोडक्शन करो जिससे सामान बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा. बट इन बेचारों को क्या पता था कि इतने प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मार्केट में चल रहा था पीरियड ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब क्या? लोगों की मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, वो वाला डिप्रेशन नहीं. बिजनेस कंडीशंस आर नॉट गुड. जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ? बिजनेस कंडीशंस काफी पुअर थी, तो दैट वाज द केस ऑफ रिसेशन और डिप्रेशन. तो इस केस में हमने जो प्रोडक्शन किया मार्केट में बिक ही नहीं रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया? ओवर प्रोडक्शन. आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बन गया? ओवर प्रोडक्शन एज सच. कभी कभी बिजनेसमैन को लगता है भाई मेरे को लग रहा है कि फैक्ट्री में गुड्स ज्यादा ना बनाए जाए क्योंकि आने वाला पीरियड डिप्रेशन का है. बट एक्चुअली आने वाला पीरियड डिप्रेशन का नहीं था, किसका था? बूम का था. तो मार्केट में तो रिक्वायरमेंट थी फेस्टिव सीजन की, फेस्टिव सीजन में सामान की, और आपने उतना सामान प्रोड्यूस किया ही नहीं. तो यू फेस्ड व्हाट चिल्ड्रन? अंडर प्रोडक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए चेक करना. कोऑर्डिनेट करें वो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी से कि आने वाले दीपावली फेस्टिव सीजन 2023 में या 24 में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होगी. हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं? धनतेरस के 2 दिन पहले, जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं, दुकान को बढ़िया सजा वजा लेते हैं, और धनतेरस के बाद बेचारे परेशान होते हैं, दुकानदारी ही नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि धनतेरस के 7 दिन पहले अमेज़न ने अपनी सेल लगाई और मैक्सिमम लोगों को सामान बेच दिया. लोकल बिजनेसमैन ये चीज अमेज़न से सीख नहीं पा रहा. उनको भी दीपावली के 15 दिन पहले अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट, क्लाइंट्स को कॉलिंग सर्विस, स्टेटस पे अपडेट, ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए. तो दुकानदार सोचता है कि धनतेरस वाले दिन दुकानदारी होगी, दिवाली के आसपास दुकानदारी होगी. नो 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 नो, अमेज़न पहले ही बेच के निकल चुका है. रिलायंस डिजिटल धनतेरस के 15 दिन पहले ही सामान बेच के निकल चुके हैं, और लोकल बिजनेसमैन धनतेरस वाले दिन का वेट कर रहा है. तो अल्टीमेटली दिस विल क्रिएट व्हाट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो रिलायंस डिजिटल और अपने ये अमेज़न वाले ये तो खूब कमाते हैं, बट नॉर्मल लोकल बिजनेसमैन नहीं कमा पाता. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो सर क्या करना चाहिए लोकल बिजनेसमैन को? इनको अपनी हरकतों में सुधार लाना चाहिए. पहले ये बहुत खुश थे, ये कस्टमर को अच्छे से बेवकूफ बनाते थे, 1 रुपए का सामान 2.5 रुपए में बेचते थे, क्योंकि इनका कोई मार्केट में कंपटीशन था ही नहीं. अब जब कस्टमर को पता लग गया यार अमेज़न बेटर है, सामान खरीदोगे, नहीं पसंद आएगा वापस कर दोगे, तुरंत पैसे आ जाएंगे, लोकल बिजनेसमैन की दुकान पे आप सामान वापस करने चले जाइए. वो समझ जाएगा कि आप उनके पिताजी के नौकर हैं और आपका सामान वापस लेगा नहीं. तो कंफर्ट ऑफ शॉपिंग कहाँ पे है? ऑनलाइन है. तो ऑफलाइन बिजनेसमैन को भी ये काम करना चाहिए. व्हाट इट क्लियर? होम डिलीवरी दे दीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, हर यूनिट पे थोड़ा कम कमाइए, ताकि बिक इतना जाए कि वॉल्यूम प्रॉफिट ज्यादा हो जाए. सो बिजनेसमैन प्रोड्यूस करता है बिना सोचे समझे. प्रोड्यूस किया था, पीरियड बूम का था, ऑटोमेटिकली बेचारे का प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन काउंट हो गया. प्रोडक्शन किया था सोचते हुए कि सामान बिकेगा, डिप्रेशन आ गया, इट इज काउंटेड एज ओवर प्रोडक्शन. तो कुछ बिजनेसमैन अच्छा करेंगे बट सब लोग अच्छा नहीं करेंगे. बच्चों वाला पॉइंट याद है जो अभी भी मैंने बोला था? 4G का टावर सेटअप किया, कुछ दिन बाद 5G का लाइसेंस मिल गया, तो उन्होंने वो टावर डिसमेंटल करके 5G का टावर सेटअप कर लिया. Did they use the resources up to the best? No, they did what children? Misallocation of resources. आपके स्कूल के पास पैसे आ गए, अब अगर वो सही में सोशलिस्टिक हरकतें करना चाहता है तो 2-4 क्लासरूम्स बनवा दिए जाएं और वहां पे गरीब बच्चों को मिनिमम फीस में पढ़ाया जाए. दैट इज बेटर चिल्ड्रन. या उस पैसे से एक स्विमिंग पूल बनवा दिया जाए, क्योंकि बाकी स्कूल्स में है और हमारे यहाँ नहीं है. क्या ऐसा करना चाहिए स्कूल को? नो. तो स्विमिंग पूल ज्यादा बेनिफिट देगा इंडिया जैसी कंट्री में बच्चों, या गरीब बच्चों के लिए क्लासरूम्स? गरीब बच्चों के लिए क्लासरूम. और अगर स्विमिंग पूल बनवा लिया,
जो महीने में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या साल में 6 महीने काम आएगा, पूरा उसका फायदा नहीं हो पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, बेसिक प्रॉब्लम पे फोकस करना है आपको। वेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन, मेनी अ टाइम चिल्ड्रन हम टेक्निक यूज करते हैं और उस टेक्निक का पूरा फायदा नहीं होता, सिर्फ क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर ने वो टेक्निक यूज की हुई है तो हमको भी उस टेक्निक को यूज करना है, तो इट लीड्स टू व्हाट? वेस्ट। गवर्नमेंट की बस खटारा भी हो जाएगी, गवर्नमेंट उसको गांव वगैरह में चलाएगी, सस्ते टैरिफ जहां पे मिले, सस्ता किराया जहां पे मिले, छोटे पार्ट्स पे कम्यूट करने के लिए चलाएगी। बट रेड बस वाले क्या अपनी घटारा बस चलाएंगे कहीं पे? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि घटारा बस चलाएंगे तो हमको अच्छा क्लाइंट, ज्यादा पैसे देने वाला मिलेगा ही नहीं। तो हमारी एयरलाइन कंपनी थी, हमारा प्लेन जब तक खटारा नहीं हो जाएगा हम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, ऐसा सोशलिस्टिक होता है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भाई विस्तारा वाले बेस्ट बोइंग का प्लेन यूज करेंगे जिसके अंदर रिसोर्सेज एकदम बेस्ट हो, चाहे पुराने प्लेन का पूरा प्रॉफिट हुआ चाहे ना हुआ, विल डिस्कार्ड दैट एंड ब्रिंग द न्यू वन। क्यों? क्योंकि एहतियात एयरलाइंस ऐसा कर रहा है। तो वेस्टेज इन प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट में होगा बट सोशलिस्ट में नहीं होगा। मोबाइल फोन आपके पास था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लालची एटीट्यूड, दोस्त ने, दोस्त के पापा ने, हमारे पापा ने, रिश्तेदारों ने आईफोन खरीद लिया, हमने भी जबरदस्ती अपना सही सलामत चलता हुआ फोन रिप्लेस करके अमेज़न से क्या ले लिया? आईफोन। इट इज व्हाट चिल्ड्रन सिंपली कॉल्ड एज अ वेस्ट बेसिकली। गॉट इट? तो प्रोड्यूसर्स भी वेस्टेज करते हैं एज वेल एज कंज्यूमर्स भी वेस्टेज करते हैं। मोनोपोली पावर चिल्ड्रन, क्या होती है मोनोपोली पावर? मोनोपोली पावर का मतलब है कि बिजनेसमैन डोमिनेट करते हैं। खोपड़े में बात गई बच्चों? Yes. तो आपने बच्चों नाम सुना होगा अडानी एंटरप्राइजेस का, आपने नाम सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। क्या इंडिया में इनसे बड़े कोई बिजनेसमैन हैं? हाँ सर, एक और है सर, टाइटल्ड एज टाटा। एंड चिल्ड्रन वी हैव बिरला ग्रुप आल्सो। अब इतने बड़े बड़े धुरंधरों के सामने क्या एक छोटा बिजनेसमैन टिक पाएगा? नो। अगर मान लीजिए कि मेरे जैसा या आपके जैसा पर्सन सोचे कि एक टेलीकॉम कंपनी सेटअप करे, 499 रुपीज से सस्ता 84 डेज का प्लान तो आप बेच ही नहीं सकते। बट रिलायंस के सामने आप टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये अपना प्लान कितने में बेच रहे हैं? सिर्फ 49 रुपीज में। सर इतना सस्ता कैसे जब इससे नीचे कोई बेच ही नहीं सकता? रिलायंस का सोचना क्या है, स्टार्टिंग में 1 साल इस प्राइस पे बिजनेस कर लो, सारे के सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर अपने आप मार्केट से भाग जाएंगे। इसीलिए तो टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, ये सारी की सारी कंपनीज बंद हो गई। बड़ी कंपनीज थी, छोटी कंपनी नहीं थी, बट इतनी घटिया बिजनेस पॉलिसी अप्लाई की, तो सरकार भी इन्हीं के साथ है, गॉट इट क्लियर? तो इनको कोई कुछ बोलता भी नहीं है, पैसे भी बहुत है इनके पास, तो इतने सस्ते में बेचो ताकि दूसरे बिजनेसमैन एकदम चौपट हो जाए, बंद हो जाए। और तब जब सारे सब चले जाएंगे मार्केट से, तब हम प्लान कितने में बेचेंगे? 699 में। तो स्टार्टिंग में रिलायंस ने क्या यूज किया? मोनोपोली पावर यूज की। एयरटेल का जो 1800 2000 का प्लान था, रिलायंस ने उसी स्पीड को 49 रुपीज में दिया। एयरटेल ने खूब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कचहरी किया। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, कहावत सुनी होगी, पापा ही पुलिस में है, मारो जिसको जितना मानना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो रिलायंस वालों ने इतनी गंदी स्ट्रेटेजी अप्लाई की, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में ही ऑर्डर दे दिया, हर तरह से एयरटेल वाले हार गए। उन्होंने भी यही सोचा, भैया प्राइस को कम कर दो ताकि कस्टमर ना भागे। टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, इन्होंने काम नहीं किया। वोडाफोन, आइडिया ने भी ये काम नहीं किया, उन सबके कस्टमर भाग गए। नौबत ये आ गई, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा और अभी भी 20,000 करोड़ के घाटे में ही चल रहे हैं। समझ में आई बात चिल्ड्रन? तो दिस वाज मोनोपोली पावर कि 49 का प्लान बेचेंगे और अल्टीमेटली जब मैक्सिमम प्लेयर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे तो अपना प्लान कितने का कर देंगे? 499, 399, 699, 799 लाइकवाइज। समझ में आ गया व्हाट इज मोनोपोली चिल्ड्रन? सेम वाज द वर्क डन बाय मैकडॉनल्ड्स। 20-20 रुपए का बर्गर बेचो ताकि अगल बगल लोकल रेस्टोरेंट सब बंद हो जाए, और जब सब बंद हो जाएंगे तब हम रेट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ टू अर्न व्हाट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उन्हीं चीजों को बनाएंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो दे नेग्लेक्ट व्हाट चिल्ड्रन? सोशल वेलफेयर। डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज, भूल जाइए
कि भाई आपके लिए अच्छा और बुरा क्या है। अर्निंग मनी हैज बिकम द मेन पर्पस ऑफ लाइफ इवन इफ इट रिक्वायर्स फोल मेथड्स। सर इसका मतलब 4 बार जब आप ऐसे प्रोडक्ट का एड देखेंगे, 10 लोगों के पास उसको देखेंगे, तो आपके मन में एक बात आएगी दैट आई शुड ऑल्सो पोजेस। बट अगर आपकी अर्निंग इतनी नहीं है कि आप इसको पोजेस कर पाए, तो आप क्या करेंगे बच्चों? साम दाम दंड भेद, किसी भी गलत तरीके से यू वुड ट्राई टू अर्न एज मच मनी एज यू कैन। तो अल्टीमेटली इसी वजह से इंसान चोर बन जाता है। अननेसेसरी के शौक पाल लिए, अननेसेसरी की चीजों को अक्वायर करना है, तो गलत ढंग से हम पैसा कमा के सो कॉल्ड अपनी चाहतों को पूरा करते हैं। अगर होता ही ना कैपिटलिस्ट में इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म सॉरी, इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट का प्रमोशन बच्चों, क्या लोग गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते? बिल्कुल भी नहीं। सो विद दिस पीपल अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द डीमेरिट्स चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो अगली क्लास में हम सोशलिस्ट और मिक्स्ड की बात करके चैप्टर का राम राम सत्य कर देंगे। किसी को क्वेरी है तो प्लीज आस्क।